नमस्कार दोस्तों, स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऐसी शख्सियत जो राजनीति में ही नहीं, समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में जाना माना चेहरा है। योगेश जी अग्रवाल, जो होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है शिवसेना शिंदे गुट के, साथ ही अध्यक्ष है शिव भोजन केंद्र संचालक संगठन। वे अध्यक्ष है महानगर राशन संगठन के। शिक्षा के क्षेत्र में आजीवन सदस्य है बेरार जनरल एजुकेशन सोसाइटी और सदस्य है विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स। इतने सारे पद होने के बाद भी और इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी वे हर फील्ड में अपना नाम बनाए हुए हैं। तो वेलकम करते हैं योगेश जी अग्रवाल का। सर, वेलकम है आपका। विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। राजनीति में आने का मौका कैसे मिला या फिर किसी हालात की वजह से आप राजनीति में आए? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखो, मेरे जो पिताजी है वो भी एक सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, तो हमारे परिवार में पहले से ही राजनीति लोगों से एक जुड़ाव था, या हमारे घर पे राजनीतिक लोगों का आना जाना था, या घर में राजनीति की बात होती थी। तो इस वजह से राजनीति के बारे में पहले से ही एक लगाव मुझे था। अब रही बात मैं राजनीति में कैसा आया या मैं शिवसेना से कैसा जुड़ा, जो आपका सवाल है, तो मैं रेसलिंग करता था, कुश्ती खेलता था, जो चीज़ आपको शायद पता नहीं होंगी। तो अकोला के जो पालक मंत्री थे वो गुलाबराव जी गावंडे थे। तो वो एक मेरे को रेसलर्स का उनको बहुत वैसा भी बहुत अच्छा लगता था, तो मेरी बहुत तारीफ़ करते थे, मुझे मिलते थे जब भी, वो मोटिवेट करते थे कि वह एक मारवाड़ी समाज का, अग्रवाल समाज का लड़का और रेसलिंग सरी के क्षेत्र में जब आया है तो वो उनको एक अलग फील आती थी। और साथ ही एक और नाम है जिनका मैं ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगा, एक अरुण दिवेकर साहब थे। तो उनको भी एक बहुत ये चीज़ों की खुशी होती थी। तो ये लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे हरदम और साथ देते थे। तो जब मैं रेसलिंग करता था तो गुलाबराव जी गावंडे हरदम मुझे मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो एक उनसे मेरा जुड़ाव हो गया था। और मैं शिवसेना में कब गया ये तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप था दोस्तानों का, उसके अंदर हमारे उस समय का पूरा एक ग्रुप था। मंगेश काळे, हमारे सचिन गाड़ेकर, गणेश राउत, ये लोग हम साथ में बैठते थे। और मंगेश जी हमारे जिला प्रमुख हो गए विद्यार्थी सेना के, भारतीय विद्यार्थी सेना के। तो उस समय उनके साथ में हम रहते थे और धीरे धीरे हम आश्रम गुलाबराव गावंडे जी से अटैच थे। और कब हम उसमें सक्रिय हो गए और कब पदों पर आ गए एक्चुअल में वो पता ही नहीं चला। और वो जो एक ज़माना था, उस समय में बाला साहब ठाकरे का एक बहुत ज़बरदस्त जलवा था, राज ठाकरे जी का एक जलवा था। तो उनके विचारों से हम प्रेरित थे और उनके साथ में काम करते करते वो राजनीति में। जैसा हम जानते हैं आप एक सफल बिजनेसमैन भी है, तो राजनीति और बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल है, कैसे बैलेंस करते हैं आप? नहीं, देखिए, आप कोई भी चीज़ को अगर मुश्किल बोल के देखेंगे तो आप कर ही नहीं सकते। आप सक्सेस तभी हो सकते हैं जब वो चीज़ को आप एंजॉय करते हैं। तो बिजनेस तो एक एंजॉय की चीज़ है, उसको आप बहुत शिद्दत से कीजिए, एंजॉय से कीजिए, तो बिज़नेस में 100% आप ग्रोथ करेंगे। मेरी ये तो सलाह रहेगी, जो भी नए लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्होंने बिज़नेस को एक पैशन बोल के करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी भी ग्रोथ होती है, आपके विचारों की ग्रोथ होती है। बिज़नेस बोले तो आपके विचार है, आप किस प्रकार से लोगों को क्या देना चाहते, लोग आपसे क्या अपेक्षाएं करते, समाज में किस चीज़ की कमी है, वो चीज़ की अपने को भरपाई करना है। तब आप जाकर वो बिज़नेस के एक लेवल आप मैनेज कर सकते हैं। और रहा विषय राजनीति का, मैंने तो आपको बताया कि मैं एक एक्सीडेंटली यानी हमारे ग्रुप के साथ में कब शिवसेना में चला गया मुझे पता नहीं चला। और इसी प्रकार हमारा शिवसेना की एक शायद आपको पद्धत मालूम नहीं होगी, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो एक ग्रुप को लेके चलती है। वो ऐसा किसी एक व्यक्ति के भरोसे या उसने मेरी जवाबदारी है तो मैंने ही वो काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी में सबको लेके चलने वाली एक जज्बा है। तो एक बहुत अच्छा राजनीति जो है वो एक लोगों से संपर्क बनाने का, सेवा करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। लोगों ने उसे बदनाम कर दिया है। राजनीति के माध्यम से ही आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों के सवाल जो प्रॉब्लम्स है उनके वो छुड़ा सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं।
इसके लिए मुझे राजनीति करते समय मैं उसको एक राजनीति के तौर पे ना लेते हुए, जो बाला साहब ठाकरे के विचार थे, जो उनका मूल मंत्र था कि 80% समाजकारण और 20% राजनीति। राजनीति केवल जब इलेक्शन आते हैं वो 2 महीने राजनीति, बाकी पूरे समय हम समाज का सेवा करना, समाज के हितों के कार्य करना, लोगों को जो अड़ी अड़चन है उसमें अपन क्या मदद कर सकते वो करना। इसलिए मुझे दोनों चीज़ें संभालते हुए कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और मैं वो चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कोई मंत्रा देना चाहे आप नहीं, टाइम? देखिए ये सबसे महत्व की चीज़ है। आप रोज की जवाबदारी रोज कंप्लीट कीजिए, कोई भी काम पीछे मत रखिए। अगर आप बोलेंगे मैं आज का कल करता हूँ तो वहाँ पे सब अड़चन आती है। सारे प्रॉब्लम की जड़ है मैं कल करता हूँ, आज का कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, बाद में कर लूँगा। ऐसा न करते हुए रोज का हिसाब रोज कीजिए। पॉलिटिक्स के समय पॉलिटिक्स, परिवार के समय परिवार, धंधे के समय धंधा करना है। और जो एक पुरानी सिस्टम थी कि सारी चीज़ें मैं ही करूँगा, हिसाब भी मैं रखूँगा, काउंटर पे भी मैं बैठूँगा, अंदर वेटरशिप भी मैं करूँगा, किचन में भी मैं ध्यान दूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक डिपार्टमेंट बना के और जवाबदारियाँ आपको बांटना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आप। उसके सिवा आप सक्सेस बिजनेस कर ही नहीं सकते। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। हाँ, आपके पास एक टीम होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना काम हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में आम जनता की नेताओं से क्या उम्मीद है और नेताओं के लिए कितना पॉसिबल है, आसान है उसको पूरा करना? देखो, उम्मीद शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, उम्मीदें तो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। आपने अगर आप 2014 के पहले की बात करेंगे और आज की अगर रास्तों की परिस्थिति देखेंगे तो एक धूल का शहर बोल के इस शहर को समझा जाता था। और आज बहुत अच्छे रास्ते, बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत चीज़ें आज अपने अकोला शहर के अंदर डेवलप हुई है। लेकिन अभी मैं आज सवेरे का एक वाकया बताऊंगा। हमने हमारे एरिया में एक बहुत अच्छा वॉकिंग ट्रैक बनाया है, बहुत अच्छा लोगों की व्यवस्था के लिए वहाँ काम किया है। कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा। मेरे पास में एक बुज़ुर्ग आए, वो बोले बेटा, बोले यार ये वॉकिंग ट्रैक पे बहुत सारे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता, बोले हमारा तकलीफ होती, बोले ये एकदम प्लेन चाहिए, बोले हो सके तो इस पर बोले जो रबर की सीट वगैरह, तो अपेक्षाएं अपन 100% पूरी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा रास्ता ये सोचा है कि जिसकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए वो खुद स्वयं पूर्ण हो जाना चाहिए। तो उसको रोटी बनाना अगर अपन ने खुद ने सिखा दिए तो वो दूसरे के सामने रोटी के लिए खड़ा नहीं रहेगा। और मदद जो है, मेरे नज़रिए में, हो सकता गलत होगा, मेरे नज़रिए में मदद जो है वो सामने वाले व्यक्ति को अपाहिज बनाना है। वो मदद एक बार दो बार अपन करेंगे, वो अपने पे डिपेंड हो जाता है। संसाधन देना चाहिए। तो उसको उसकी जो रोज की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो खुद वो करना चाहिए। उसने खुद की रोटी खुद कमाना चाहिए, वो दूसरों पे किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इस सोच से हम सामाजिक क्षेत्र में जब काम करते तो जो लोग आते तो उनकी समस्याओं का परमानेंट निपटारा कैसा करते हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसा बनाते हैं, हम इस पर जोर देते हैं। एज अ सिटी प्रेसिडेंट, महानगर अध्यक्ष शिवसेना गुट के, शिंदे गुट के, अगले 1 साल में वो क्या चेंजेस है अकोला शहर में जो आप दिखाना चाहते हो? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो यहाँ पे बताना भी चाहूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी आने वाले 4 महीने में महानगर पालिका की इलेक्शन, तो अभी अगर मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दूंगा कि हमारे क्या क्या प्लानिंग है या हम क्या क्या इस शहर के अंदर बदलाव लाने वाले, बहुत बड़े पैमाने पर हमने प्लान बनाया है। इस शहर का बहुत सारा चेहरा मोहरा बदलने का हमारा प्लानिंग है। और सत्ताधारी पार्टी होने से, केंद्र और राज्य का हमारे को सपोर्ट होने से, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी गठजोड़ की सरकार आती है महानगर पालिका में, तो आपको नक्की बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। वो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि कल ये हमारी चीज़ें लेके कल कोई दूसरी पार्टी है हमारे सामने, हमारे पहले कोई कंपटीशन खड़ी ना हो जाए। अकोला की राजनीति में आपका नाम सीधे बोलने वाले नेता में शामिल है। इसकी वजह से कभी कोई मुश्किल खड़ी हुई आपको? देखिए, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं तो बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं। अब बहुत बार ये परिस्थिति आ जाती है कि अपन बहुत बेबाकी से कोई चीज़ें अपनी जब बोल देते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती है। उसके वजह से अब जैसा मैंने आपको उदाहरण बताया, कोई एक आधा कोई व्यक्ति कोई समस्या लेके आता है
उसकी कोई अपेक्षाएं होती है कि इन्होंने मेरी ऐसी मदद करना, वो कुछ तो सोच के आता प्लान बना के कि मैं ऐसा बोलूँगा तो वो हमें ऐसी मदद करेंगे। लेकिन जब अपन ऐसा कुछ उनको रास्ता बताते कि वो खुद आत्मनिर्भर हो जाए, तो वो उसके जो सोच के आता है उसके विपरीत वो हो जाता है, तो वो अपन उनकी अपेक्षाएं पूरी कर नहीं सकते। तो उस समय में बहुत सारी बार नाराज़ी आती है लोगों को कि उनको लगता है कि हमारी जो डिमांड है, मांग है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। जैसा मैं जानता हूँ होटल इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते जी। हैं, थोड़ा आपके बिजनेस से रिलेटेड सवाल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, क्लाउड किचन से कितने हद तक इफेक्ट हुआ है लोकल होटल बिजनेस? देखो, मैं यहाँ पर अकोला होटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इस शहर के राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। वो सब चीज़ों का मैंने अध्ययन करे बाद ही एक ये जो होटल इंडस्ट्री चुनी है, उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा गैप, बिजनेस का बहुत बड़ा गैप यहाँ पर एक समय में था। और आज आप देख रहे होंगे कि एक आज से 5-7 साल पहले इस शहर के अंदर गिने चुने 5-10 होटल थे जिनको लोग पहचानते थे या नाम से जानते थे। और आज ये पिछले 5-7 साल के अंदर कम से कम 100 नए होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने से रिलेटेड नए बहुत अच्छे लेवल के रेस्टोरेंट और होटल शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपने रोड के आजू बाजू भी देखे होंगे कि बहुत सारे चौपाटी या रोड पर जो क्या बोलते आएंगे उसको, हॉकर्स गाड़ी लगाकर जो फूड बेचते हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने में शुरू हो गया है। तो ये चीज़ों की मैं जो श्रेय है, जो आज ये धंधा इतने लेवल पे बढ़ा है, तो इसका मैं पूरा श्रेय ये ऑनलाइन बिजनेस को दूंगा। जोमेटो, स्विगी ने लोगों को बाहर का खाने पीने की आदत लगाई है और उनको सुविधा दी है घर पे। ये बिजनेस में अभी भी बहुत सारी जगह है ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है। पहले कोई महीने में या बर्थडे पे लोग बाहर शादी में जाते थे या ये होटल रेस्टोरेंट में जाते थे। आज ये परिस्थिति हो गई कि सैटरडे संडे आपको अकोला के किसी होटल में जगह नहीं मिलेगी। सब क्रेडिट इनको ही जाता है। और ये चीज़ों के वजह से एक हेल्दी कंपटीशन तैयार हो गई। हेल्दी कंपटीशन इस प्रकार की तैयार हुई कि पहले की क्वालिटी में और आज की फूड की क्वालिटी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। एक बहुत अच्छे लेवल का फूड आज इंडिया के अंदर बोलो, महाराष्ट्र में, अकोला में लोगों को मिल रहा है। तो उसका कारण यही है कि ये इंडस्ट्री जो ग्रोथ कर रही है और लोगों में जो अवेयरनेस आया है और इसकी जो डिमांड बढ़ी है, वो उस चीज़ें बिजनेस को बढ़ाती है। क्या अकोला शहर को टूरिज्म मैप पर लाने का प्लान है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अकोला कोई हिस्टोरिकल बड़ा कोई प्लेस भी नहीं है, कोई आध्यात्मिक या कोई ऐसा कोई बड़ा कोई देवस्थान यहाँ पर नहीं है। लेकिन अकोला के आजू बाजू में अगर आप इस साइड में जाएंगे, पूर्व के साइड में, तो बहुत अच्छा एक डैम है अपना, काटेपूर्णा डैम। पीछे अगर आकोट के साइड में जाएंगे तो मेलघाट अभयारण्य है, यहाँ टाइगर रिजॉर्ट है। इधर खामगांव रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर शेगांव, जो गजानन महाराज का एक बहुत अच्छा देवस्थान है। उसके बाद में यहाँ पर आजू बाजू में और बोलेंगे तो पिकेवी है। उसके बाद में एक सीड का जो अपना महाबीज है, एक बहुत इंडिया लेवल का, म्हणजे इंडिया की जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उससे भी ज़्यादा बिजनेस महाबीज का है। अकोला की एक बहुत अच्छी वो भी एक उपलब्धि है। तो ये सब चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से डेवलप किया जाए, एक अपना असदगढ़ किला है, उसकी भी बहुत दुर्दशा है, उसको कैसे टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है आपकी नज़र से? असदगढ़ किला भी ये एक अपने आगे एक बहुत अच्छी धरोहर है। तो इसको एक पुरातत्व खाते ने अगर खुद के ताबे में लिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उसको सही तरीके से अगर डेवलप किया जाए, वहाँ पर अच्छी कोई राइड्स
और फूड्स और रहने की अगर व्यवस्था अच्छे से कोई की जाए तो मुझे लगता है कि अकोला एक थोड़ा बहुत टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। दूसरा जो मेरे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो ये है कि अगर ये टूरिस्ट पॉइंट बनता है तो आज जो होटल का और इसका जो जो भी कोई एक बिजनेस आपके नज़र में होगा कि जो भी कोई एक लेवल है उससे दुगना ये बिजनेस भी बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार भी निर्मित होंगे, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आप सामाजिक कार्य में भी अग्रसर हैं, कोई ऐसा सामाजिक काम जो आपके दिल के करीब हो या शेयर करना चाहें? देखो सामाजिक काम तो बहुत सारे किए हैं, रोज किसी न किसी का फोन आता है, लेकिन मेरे दिल के करीब का अगर आप बात करेंगे तो कोरोना के समय में जब नया नया कोरोना आया तो लोगों को मदद करने की एक दौड़ चल पड़ी थी। जो वो कोई कीट बना रहा था, कोई खाना बांट रहा था, जो हिसाब से बहुत अच्छा काम है, लोग मदद कर रहे थे, जिस प्रकार से कोई दवाइयाँ पहुंचा रहा था, कुछ कर रहा था। लेकिन जब एक लिमिट हो गई, एक समय बीत गया, उसके बाद में धीरे धीरे सामाजिक लोग कम हो गए थे। और तब जब नीड तैयार हो गई थी, जब बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के यहाँ पे खाने की व्यवस्था एक्चुअल में नहीं थी, उस समय में हमने एक सर्वे किया। हमारी जो होटल है, लायंस क्लब है, उसके माध्यम से हमने एक ग्रुप बनाया। हमारा 5-7 लोगों का हमने ग्रुप बनाया और हमने एक सर्वे किया है कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा नीडी हैं। तो उस समय में हमें एक ऐसा परिवार मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वहाँ की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी एक बेटी थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर में खाने की व्यवस्था नहीं थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो सब वो परिस्थिति देख के एक्चुअल में मेरे आँख में पानी आ गया था। तो हम लोगों ने जो कुछ हमने कंट्रीब्यूशन किया और उनकी जब सेवा की, और वो बच्ची जब अच्छी होकर आई और उनकी जब हमने खाने की और वो सब घर की व्यवस्था किए, तो एक दिल को बहुत अच्छा एक सुकून मिला कि नहीं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ों ये क्या होता है। बहुत बार मुझे यहाँ बोलते समय भी ऐसा ये नहीं है, बहुत बार हम लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बहुत बार वो फ़ोटो के लिए लोग जब निकालते हैं कि एक पैकेट दे रहे और 10 लोग फ़ोटो निकाल रहे, वो जब देखते तो ऐसा लगता है कि इंसानियत कहीं तो भी केवल फ़ोटो पूर्ति रहेगी, सोशल मीडिया के लिए रहेगी। और जब ऐसा कोई काम अपने हाथों से जब होता है तो सच में दिल को एक सुकून मिलता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, लाइक शेयर को ही समाज सेवा समझा जा रहा है, तो एक दिखावे का समाज सेवा में और ओरिजिनल में क्या अंतर बताना चाहेंगे आप? नहीं, क्या हो गया है मालूम है क्या, थोड़ा सा लोगों में इंसानियत जिसको बोलते हैं वो क्रिएट करने का काम भी सोशल मीडिया ने किया है। ठीक है, कुछ लोग वो फोटो के लिए या लाइक्स के लिए करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो फोटो वगैरह नहीं डालना चाहिए वगैरह, पर मैं उस मत का नहीं हूँ। मेरा बोलना यह है कि अगर कहीं पे कुछ अपन सेवा करते हैं, मदद करते हैं, तो उसका ज़रूर अपन ने लोगों को बताना चाहिए। उस चीज़ से अगर 2 लोग भी मोटिवेट होकर वो सेवा में अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक सेवा है। इसलिए कोई भी चीज़ का अपन किस प्रकार से यूज करते हैं, वो फिर सोशल मीडिया हो, पॉजिटिव देखा जाए, हाँ, या डायरेक्ट अपन जो सेवा करते हो, तो सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सर्वसामान्य लोगों को अपनी बात रखने का, और अपन जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने का, जो पॉजिटिव वर्क है लोगों तक पहुंचाने का। उसके वजह से सेवा भाव बढ़ा है, कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ। अभी युवा पीढ़ी भी या युवा वर्ग के लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए क्या है, राजनीति को कोई पद, कोई प्रतिष्ठा मिलेंगी, मैं को कोई बहुत बड़ा, मैं कोई चेयर पर बैठ जाऊंगा और मैं बिल्कुल मेरी चलाऊंगा, ये मानसिकता लेकर जब कोई राजनीति में आता है तो उसे तकलीफ होती है। अब आपने मुझे जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो आपने बोला कि एक सफल बिजनेसमैन भी है और राजनीतिज्ञ भी है, तो मैं अगर बिजनेसमैन नहीं होता तो मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं जाता, या मैं मेरे रोजी रोटी की अगर मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं अगर राजनीति पे अगर डिपेंड होता हूँ मेरी रोजी रोटी के लिए, तो वहाँ पर सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। उसमें एक बाबा साहब ने भी ये बताया था ना कि भूखे पेट आप ना जंग लड़ सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं। तो आप पहले, सबसे पहले अपने पैर पर खड़े होइए,
समाज सेवा का अपने माध्यम से अपन किसी की सेवा कर सकते, किसी को मदद कर सकते, किसके अड़चन में काम में आ सकते क्या, इसका आप थोड़ा सा जायज़ा लीजिए, खुद को तोलिए और ज़रूर राजनीति में आइए। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, चार लोगों से संपर्क बनाने का, पहचान निर्माण करने का, आप लोगों से संबंध दोस्ताना बनता है, चार लोगों से रिलेशन क्रिएट होते हैं। वो केवल राजनीति एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो आपको पहचान देती है और लोगों से जोड़ती है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है जिनके आपको जवाब देना। राजनीति या बिजनेस, किसमें सबसे ज्यादा टेंशन? मैं तो आपको पहले बताया, टेंशन दोनों में लेकर अगर आप काम करेंगे तो आप कर ही नहीं सकते। और मैं तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेता। आप मेरा फेसबुक एक बार देख लीजिए, आपके ख्याल में आ जाएगा। दोनों एंजॉय करने वाली चीज़ पॉलिटिक्स भी है, जीना है तो हंस के। आपका पसंदीदा नेता? एकनाथ संभाजी शिंदे। अगर आप महाराष्ट्र के सीएम बन गए तो पहला काम क्या करें? सबसे पहले महाराष्ट्र की जितनी सरकारी स्कूलें हैं वो दिल्ली की धरती पर सबसे अच्छी और डिजिटल बनाने का काम करें। शाला सुधार। अकोला की सबसे टेस्टी डिश? पानीपुरी। कौन से एरिया का स्पेसिफिक? सभी जगह पे अपने यहाँ की पानीपुरी जो है वो फेमस है। और जहाँ नज़दीक गिरती है मैं तो अशोक वाटिका और अपने वो कार्मल स्कूल के पास में प्रेफर करता हूँ। जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा, सोशल मीडिया या डायरेक्ट कनेक्ट? तो दोनों भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप आपके किए हुए काम जनता तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया लोगों आपके वजह से आपको देखकर लोग एक्टिवेट यानी मोटिवेट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेवा भाव निर्माण हो सकता है उसमें करके। दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट आपका रिलेशन नहीं है तो भी सही नहीं है। तो सजेशन या मंत्र देना है आपको एक पॉलिटिशियंस के लिए जो अभी अभी राजनीति में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, और दूसरा बिजनेस पर्सन कि आप बिजनेसमैन भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं? नहीं, 100% राजनीति को पॉजिटिव माध्यम से, सकारात्मकता से अगर आप लेंगे, आप कोई बहुत बड़े उद्देश्य को सर में रखकर नहीं आ रहे हैं और सेवा भाव से अगर आप आते हैं तो राजनीति बहुत अच्छा सेक्टर है। आप आपके माध्यम से आपके विचार से समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके विचारों की वहाँ पे कहीं तो भी लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, रिलेशन बनाने का जरिया है। तो राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। और रहा बिजनेस, तो आप बिजनेस करो या नौकरी करो, आपको जो पसंद है वो करो, लेकिन पहले अपने पैर पर खड़े हो जाओ। उसके बाद समाज सेवा, राजनीति और ये चीज़ों में आपने गिरना चाहिए। ये मैं ज़रूर सलाह दूंगा। बच्चों ने पहले पढ़ना चाहिए, सोशल मीडिया से जो पढ़ाई का समय है उसमें दूर रहना चाहिए। फोकस सक्सेस का मंत्र है। फोकस के अलावा आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। आप बिजनेस पर भी फोकस नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, और पढ़ाई पे भी आप फोकस नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और ये तो पढ़ाई का ज़माना है, युग है, पूरा डिजिटल हो गया। हमने तो मुझे बैलगाड़ी से एरोप्लेन हमारी पीढ़ी ने सब देख लिया है। स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? एक बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये माध्यम से आप समाज के जो विविध स्तर के लोग हैं उनके विचार समाज में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिल से बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आपका ये काम और भी आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को लोगों ने लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ये अपील भी मैं सभी युवाओं से और अकोला के नागरिकों से करूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ये थे हमारे साथ योगेश जी अग्रवाल, जिन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसाय सभी क्षेत्रों पे खुलकर बात की है। कुछ मंत्र भी दिए बिजनेस पर्सन्स के लिए, नए पॉलिटिक्स में आने वालों के लिए। तो इस तरह के लीडर्स को सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।